वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न फ्लॉग। आज हम इलेक्ट्रिकल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ पूरा तक एंड तक देखिए और गिव अस ए कमेंट। कुछ डाउट रहा तो कमेंट में आपको पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। हाइट थोड़ा छोटा है, मेरा हाथ यहाँ तक भी नहीं पहुँचता। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। मजाक तो बहुत करते हैं हम, रियल लाइफ में भी, वर्चुअल लाइफ में भी। आज का जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी लिख सकता हूँ, पर मैं प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं एकेडमी में था वहाँ पे हमेशा मुझे ऐसे लग रहा था कि यार कुछ भी हो जाए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनके सवाल अगर एक दिन के पहले हमें पता चल जाता है देन इट विल बी बेटर। मुझे हमेशा ऐसा लगता था। और फिर मैंने सोचने लगा यार सवाल पता चलने से क्या होता है, वैसे एग्ज़ाम में हमें सवाल तो नहीं लिखने, हमें सॉल्यूशन लिखने। तो इसलिए मैंने सोचा सवाल पे मत फोकस कीजिए, फोकस कीजिए सॉल्यूशन पे। ओके, और प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आपको मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में ये सवाल सब पूछे जाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, इससे सवाल आते रहते हैं। ओके, तो प्लीज़ फोकस कीजिए। ऐसे हम बस ओनली 10 इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन को लेके आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने, नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल of transformer? What is the operating principle of transformer? Solution. Mutual induction. One way answer. What is the operating principle of transformer? और इसको आप ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द वर्किंग और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? सॉल्यूशन है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, होगा तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा यार, पर एंड तक देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो होते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ये बिल्कुल फ्री है। घंटी जो है ना रेड कलर का, उसको दबा दीजिए, ग्रे कर दीजिए उसको। थैंक यू। एनीवे, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब पहले हम इंडक्शन के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे म्यूचुअल के बारे में, फिर हम जानेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन का मतलब यह है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका ट्रैवल करेगा विदाउट एनी कनेक्शन। समझ में आया? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक साइड से
दूसरी साइड तक इलेक्ट्रिकल करंट जो है आपका ट्रैवल करेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। जैसे मैक्सिमम टाइम सवाल में आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन मोटर। मैक्सिमम टाइम इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं इंडक्शन मोटर का मतलब क्या है, व्हाट इज इंडक्शन मोटर। तो सिंपल सा उसका सॉल्यूशन है, आपको ये बताना चाहिए कि सर इंडक्शन मोटर जो है, मोटर का स्पेशली 2 पार्ट रहता है, जो होता है आपका एक स्टेटर एंड अदर इज रोटर। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटर और रोटर इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। ओके, तो इंडक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से को करंट जाने के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं चाहिए होता है। पर सवाल यह है अगर कोई कनेक्शन नहीं है फिर करंट कैसे ट्रैवल कर रहा है। कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है लेकिन कुछ और कनेक्शन है। देखिए ये ट्रांसफार्मर का 2 पार्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी पार्ट से सेकेंडरी पार्ट को करंट ट्रैवल करेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कुछ भी नहीं है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। प्राइमरी पार्ट से सेकेंडरी पार्ट तो करंट फ्लो करेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। बट यहाँ पे जो प्राइमरी पार्ट है इसमें जब आप वाइंडिंग करते हैं, और ये सेकेंडरी पार्ट है इसमें भी एक वाइंडिंग रहता है, जब हम इस वाइंडिंग के अक्रॉस में इनपुट वोल्टेज फ्लो करते हैं, क्या वो इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होता है। देखिए प्राइमरी में एक वाइंडिंग है, सेकेंडरी में भी एक वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है और ये जो वाइंडिंग हुआ है वो आपकी कुछ कोर के ऊपर वाइंडिंग हुआ है, इस कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड अपने जितने भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहे हैं उनमें से आधा या कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उनमें से कुछ हिस्सा प्राइमरी से सेकेंडरी तक लिंक होता है। कुछ बेसिक समझ में आ रहा है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, देखिए आप यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जो हो रहा है ये सेकेंडरी तक लिंक हो रहा है, यही है उसका प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं इंडक्शन। अब ये तो इलेक्ट्रिकल में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द, एक सेकेंड, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग are connected in a transformer। हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है बच्चों, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए। एनीवे, हाउ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन ए ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर का जो 2 वाइंडिंग रहता है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे में कैसे जुड़े हुए रहते हैं, इलेक्ट्रिकली नो, इलेक्ट्रिकली नो, बट मैग्नेटिकली यस। ये है सॉल्यूशन। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे में मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं और उसको मैग्नेटिकली कपुल्ड भी कहा जाता है। मैग्नेटिकली कपुल का मतलब आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दो सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल आता है, व्हिच टर्म इन
magnetic circuit is analogous to electric current. Okay, which term in magnetic circuit is analogous to electric current. इसका मतलब यह है, अब देखिए दो सर्किट के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक, दूसरा हो गया आपका मैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट तो आपको पता है, मैग्नेटिक सर्किट भी आपको पता होगा, लेकिन सवाल यह है जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट टर्म यूज होता है वहां पे मैग्नेटिक सर्किट का कौन सा टर्म इसके साथ उसका मीनिंग्स एप्रोप्रिएट रहता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट इज एनालोगस टू मैग्नेटिक सर्किट का फ्लक्स, याद रखना। मैग्नेटिक सर्किट का जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो करंट है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर फ्लक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कमेंट में पूछिए, हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे यार फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। बस क्या है कि एग्ज़ाम आने वाला है हमारा बच्चों का, तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम डेली का 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, हाउ द जनरेटर वर्क, how the generator works, solution। सबसे पहले मैं जनरेटर क्या है बताना चाहूंगा। जनरेटर जो आपका मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन करता है? जनरेटर। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कौन करता है? जनरेटर करता है। कैसे? हाउ द जनरेटर वर्क्स, कैसे बताता हूं। एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो है वो है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, Faraday's law of electric induction। How the generator works, solution में Faraday's law of electromagnetic induction। अब मैं बताना चाहता हूं कि Faraday's law of electromagnetic induction क्या है। फैराडेज लॉ ऑफ ईएम, ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इतना हमें समझ लीजिए। ओके, बेसिक क्या है बता देता हूँ। फैराडेज लॉ क्या है, देखिए नॉर्मली जो माइकल फैराडे आपने सुना होगा, 6th क्लास में पढ़े होंगे साइंस बुक में। ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्कवर किया था? माइकल फैराडे। उन्होंने ट्रांसफार्मर भी उन्होंने ही बनाया। अब तो बस हम उन्हीं के रास्ते से चल रहे हैं, छोड़िए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ क्या है देखिए। उन्होंने कहा कि अगर हम दो मैग्नेट यहाँ पे लेंगे, मैग्नेट का, हर एक मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा होता है आपका साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2 मैग्नेट लेंगे हम, यहाँ पे एक का नॉर्थ यहाँ पे रखेंगे, दूसरा का साउथ, और एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट करके रखेंगे, मतलब थोड़ा डिस्टेंस करके रखेंगे। ओके,
और बी श्योर, ये ज़रूरी है, यहाँ पे नॉर्थ लग रहा है तो यहाँ पे साउथ का पोल जो है इसको फेस करके रहेगा, और अगर यहाँ पे साउथ लग रहा है तो यहाँ पे जो नॉर्थ है वो आपका फेस करके रहेगा। ओके, ये तो हो गया मैग्नेट। और इससे बीचों बीच मैंने क्या किया, एक OR है, ये क्या है, एक कॉइल है। ओके, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में मैंने एक कॉइल को प्लेस किया। एक कॉइल का कितने नंबर ऑफ एक कॉइल का कितने टर्मिनल्स निकलते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, एक कॉइल का 2 टर्मिनल रहते हैं। और ये जो है ये शाफ्ट है, मतलब इस कॉइल को इस शाफ्ट से मैकेनिकली कनेक्टेड किया गया है, मतलब ये जो कॉइल है इसके अंदर एक शाफ्ट यहाँ पे रखा गया है। तो अब देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों डिफरेंट पोल है, इन दोनों में अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे में ऐसे ट्रैवल करते हैं, मतलब इससे बीचों बीच मैग्नेटिक फ्लक्स का एग्जिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पे जो शाफ्ट है, हमने क्या किया, इस शाफ्ट के जरिए इस कॉइल को ऐसे घुमाने लगे। कोई हाथ में घुमाता है, कोई मतलब एक मोटर लगा के रोटेट करते हैं, तो फिर कोई साइकिल लगा के घुमाते हैं, कुछ भी आप लगा लीजिए, पर ये घूमना चाहिए। और अगर ये घूमता है तो यहाँ पे जो फ्लक्स है और फ्लक्स के बीच में ये जो कॉइल आ रहा है वो कॉइल भी घूमेगा, और अगर कॉइल भी घूमेगा तो फ्लक्स जैसे पहले ट्रैवल करते थे, अभी थोड़ा उनके रास्ते में रुकावट आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। जब रुकावट उनकी जगह में आ रहे हैं तो ये कट हो रहे हैं। क्या कट हो रहे हैं, फ्लक्स कट हो रहे हैं। अगर फ्लक्स कट होंगे तो यहाँ पे जो टर्मिनल से इस कॉइल के 2 टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल में आपका एक वोल्ट मीटर लगा लीजिए, यहाँ पे कुछ रीडिंग आपको इंडिकेट करेगा, और इसको बोलते हैं EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए मतलब व्हेन एवर ए कंडक्टर caught the lines of magnetic force then EMF induced in it। ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे एक कंडक्टर है जो इस लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो उस कंडक्टर के जो 2 टर्मिनल है, उस 2 टर्मिनल में आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो अपने आप डेवलप होता है। बिल्कुल यही प्रोसेस आपका जनरेटर में भी लगता है और आपका मोटर में भी लगता है। देन दिस इज अबाउट नंबर 4 क्वेश्चन। अभी टाइम है नंबर 5। पांच नंबर सवाल, व्हिच metal used for power generation in nuclear power plant। Which metal used for power generation in nuclear power plant? न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन से मेटल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करने के लिए? सॉल्यूशन में आपको मिल रहा है यूरेनियम, URANIUM, यूरेनियम, प्लूटोनियम, PLUTONIUM, और थोरियम। मैक्सिमम यूज होता है आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जो है अर्थ में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों का कम यूज होता है, पर ये दिस इज मतलब ये बहुत पॉपुलर है, इसको मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम के जरिए पावर जनरेशन किया जाता है। ओके, नंबर 6, नंबर सवाल,
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। कॉपर का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? आंसर में 29। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 29। ओके, सेवन। What is the unit of power factor? पावर फैक्टर का यूनिट क्या है? सॉल्यूशन यूनिटलेस। पावर फैक्टर का यूनिट क्या होता है? सॉल्यूशन में आपको मिल रहा है पावर फैक्टर जो है वो आपका यूनिटलेस होता है। अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर आप इरिटेट हो जाते हैं पढ़ाई में। अब देखिए, एजुकेशन में के ऊपर आप कुछ भी बोलिए ना तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। उनको तो हमेशा गेमिंग करने में या फिर मूवीज़ देखने में, गाना सुनने में, या आजकल का जो नया चल रहा है ट्रेंडिंग फनी वीडियोस, जो सब मैं नाम नहीं लूँगा, उन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यानी चलिए वो सब भी है अपनी लाइफ में, अगर लाइफ में फन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। एनीवे, आप इसमें भी थोड़ा फोकस कीजिए। ऐसा लगेगा आपने जो 15 मिनट दिए ना अभी, वो 15 मिनट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एनीवे, पावर फैक्टर जो है आपका यूनिटलेस है। अगर पावर फैक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा पिछले वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, उनमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अभी जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में जो सवाल आते हैं, व्हिच मटेरियल यूज्ड फॉर कोर इन मशीन। सॉल्यूशन। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन मतलब नॉर्मली आप मोटर हो गया, आपका जनरेटर हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया, इन तीनों को इलेक्ट्रिकल का मशीन माना जाता है। मोटर में आप इंडक्शन मोटर ले सकते हैं, डीसी मोटर ले सकते हैं, 3 फेज ले सकते हैं, सिंगल फेज ले सकते हैं, और आपका स्टेपर मोटर है उसको भी ले सकते हैं, सडेड पोल मोटर है उसको भी ले सकते हैं। मोटर मतलब सारे तरह की मोटर। जनरेटर में आपका एसी जनरेटर ले सकते हैं और डीसी जनरेटर भी ले सकते हैं, और हो गया आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया या फिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया। उन सारे मशीन में कौन सा मटेरियल को उनके कोर बनाने के लिए यूज होते हैं? याद रखिए, सॉल्यूशन में सिलिकॉन, स्टील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते हैं। जो मशीन होते हैं उनके कोर को, उनके कोर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? सिलिकॉन, स्टील। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल, why the core is laminated? Why the core is laminated? कोई भी इलेक्ट्रिकल का मशीन हो, उनके कोर को क्या किया जाता है? लैमिनेटेड किया जाता है। पर सवाल यह है क्यों लैमिनेटेड किया जाता है? अब आप जान रहे होंगे लैमिनेशन क्या है। देखिए, मोबाइल तो सबके पास होंगे पिछले ज़माने में। आजकल मोबाइल को कोई लैमिनेशन नहीं करता। अगर आप 2012 या 2013 तक शायद देखेंगे, मोबाइल में क्या होता है कि वहाँ पे मोबाइल को प्रोटेक्शन करने के लिए लैमिनेशन किया जाता है। मतलब मोबाइल के ऊपर एक प्लास्टिक का रैप किया जाता है ताकि मोबाइल पे स्क्रैच ना आए। वैसे ही आप यहाँ पे
जो कोर रहता है इलेक्ट्रिकल मशीन का, उनके ऊपर भी आपको लैमिनेशन करना पड़ता है। और क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में टू रिड्यूस एडी करंट इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है कि कोर को लैमिनेशन क्यों किया जाता है। सॉल्यूशन में क्या है? टू रिड्यूस एडी करंट इफेक्ट। अब एडी करंट इफेक्ट क्या है बताने के लिए अभी टाइम नहीं है, वीडियो बनाएंगे, देखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, बस ये सब शॉर्ट क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आएंगे। ओके, और सिर्फ एग्जाम में नहीं, टाइम यूटिलाइज होगा आपका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाई द silicon steel used for making cores? सॉल्यूशन, सवाल क्या है? सिलिकॉन स्टील जो मटेरियल है वो कोर बनाने के लिए लगते हैं। कौन से मटेरियल? सिलिकॉन स्टील, मेकिंग कोर्स। इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कोर होते हैं वहाँ पे आपका सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है। पर सवाल ये है कि क्यों सिलिकॉन स्टील यूज करना चाहिए, क्यों आपका कॉपर यूज नहीं करना चाहिए, या फिर आयरन एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है उसको क्यों यूज नहीं किया जाता, मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन में टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ओके, अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? हम BH कर्व बनाएंगे, हिस्टैरिसीस लूप बनाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल का जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फिर डाईमैग्नेटिक मटेरियल, उस सब के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम इसके लिए सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। बस आप ये शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये MCQ टाइप क्वेश्चन जो 10 है। व्हाई द सिलिकॉन स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस। तो आज के टॉपिक में मैंने यहाँ पे 10 सवाल का डिस्कस किए थे और सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अगले सेशन में हम 11 नंबर से शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे 20 नंबर पे। तो देखते रहिएगा चैनल लर्न फ्लॉग को। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 10 या 15 मिनट दे दीजिए अपनी लाइफ का, जो आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंच सके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, एनीवे, लास्टली थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।